हम शुरू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस एंड डिल्यूटेड ईपीएस। फ्रेंड्स, इसमें साथ में मैं अकाउंटिंग एंट्रीज टैली प्राइम में करते हुए दिखाऊंगा। और जो भी मेरे अकाउंटेंट फ्रेंड्स हैं, जो भी अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं और ऑलरेडी जो अकाउंटेंट है, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अकाउंटेंट के लिए इसी तरीके के वीडियोस लाता रहूं। और आप सबको पता है, जो नए व्यूअर्स हैं वो भी जान लीजिए कि मेरा देहरादून में अरवा क्लासेस के नाम से कोचिंग सेंटर है, जो 100% जॉब गारंटी प्रोवाइड करता है, जो टैली अकाउंटिंग टैक्सेशन की जॉब दिलाता है। तो फ्रेंड्स, जो भी देहरादून से रिलेटेड है और कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो कोर्स ज्वाइन कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि ईपीएस, अर्निंग पर शेयर और डिल्यूटेड ईपीएस कैसे कैलकुलेशन करते हैं, और साथ में कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज मैं टैली प्राइम में करके दिखाऊंगा इसी से रिलेटेड। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी करे। Measures A Limited had 8 lakh equity shares outstanding on 1st April 2013. The company earned a profit of rupees 20 lakh during the year 2013-14. The average fair value per share during 2013-14 was rupees 40. The company has given shares option to its employees of 1 lakh equity shares at option price of rupees 20. Calculate basic earning per share and diluted earning per share. अर्निंग पर शेयर का मतलब है कि हर एक शेयर पर कितनी अर्निंग हो रही है। तो और डिल्यूटेड मतलब मिश्रित, यानी कि मिलाकर कुल कितनी अर्निंग हो रही है। तो आज ही यहाँ पे कि अर्निंग्स, शेयर्स, अर्निंग पर शेयर। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 13-14 में कितना कह रहा था, वो 20 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर 13-14 में नंबर शेयर्स कितने कह रहा था, वो 8 लाख। बड़ा सिंपल सा है, बेसिक अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू जितनी भी अर्निंग्स हो रही थी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। 20 लाख डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर तो होगी 2.5, यानी कि ₹2.5 पर शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स अंडर ऑप्शन, अब थोड़ा सा बैक आ जाइए, मैं आपको बता दूं। नंबर ऑफ शेयर्स अंडर ऑप्शन, यहाँ देखिए, कंपनी हैज गिवन शेयर ऑप्शन टू इट्स एम्प्लॉइज और 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट ऑप्शन प्राइस ₹20। ₹20 प्राइस में 1 लाख शेयर्स दिए। तो नंबर ऑफ शेयर्स अंडर ऑप्शन 1 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स दैट वुड हैव बीन इशूड एट वैल्यू फेयर वैल्यू। अब आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स दैट वुड हैव बीन इशूड एट फेयर वैल्यू। तो 1 लाख इंटू 20 डिवाइड बाई 40। अब ये क्यों करा हमने, 1 लाख इंटू 20 डिवाइड बाई 40, यहाँ ये पढ़ा ध्यान से। 13-14 में एवरेज फेयर वैल्यू कितनी थी, 40। और जब इसने एम्प्लॉइज को दिए 1 लाख इक्विटी शेयर्स, और इक्विटी शेयर्स एट ऑप्शन प्राइस ₹20 में दिया हमने। तो फेयर वैल्यू 40 थी, हमने ₹20 में दिया। अपने आप ही पता चल रहा है कि आधे में दिया, देखा जाए तो 50,000। या फिर यूं करो कि शेयर्स प्राइस, जो ऑप्शन प्राइस है, डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू इनटू इनटू शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। ये करा हमने कि नंबर ऑफ शेयर्स इनटू शेयर्स जो उनको रेट दे रहे हैं ₹20 में, डिवाइड बाय मार्केट प्राइस। यानी कि 1 लाख रुपए शेयर्स हम ₹50,000 में दे रहे हैं। 50,000 शेयर दो, 50,000 शेयर दे रहे हैं, सॉरी, अर्निंग में। अब हमारे पास डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कितने हो गए, यानी कि 1 लाख पे हम 50,000 शेयर दे रहे हैं। अर्निंग पर शेयर कितने हो गए, 20 लाख तो अर्निंग थी, 8,50,000। 8,50,000 कैसे हो गए, बैक में देखिए। 8 लाख के नंबर ऑफ शेयर थे, 1 लाख के हमने नंबर ऑफ शेयर अंडर ऑप्शन में दिए, तो हो गए 9 लाख के। 9 लाख में से 50,000 हमने माइनस में लिए, क्यों, नंबर ऑफ शेयर्स दैट वुड हैव बीन इश्यूड एट फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू में इश्यू करना पड़ेगा 1 लाख का 20 डिवाइड बाई 40 करके, तो 8,50,000 हो गए। तो अब मेरे पास कंपनी में 20 लाख शेयर्स, 20 लाख रुपीज की अर्निंग है, और 8,50,000 रुपए के शेयर्स हैं। अब मेरे पास अर्निंग पर शेयर 2.35 हो गई है। अब थोड़ा सा इसको देख लीजिए, द अर्निंग हैव नॉट बीन इंक्रीज एज द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैज बीन इंक्रीज ओनली by the number of shares 50,000 deemed for the purpose of the computation to have been issued for no consideration। ये 50,000 रुपए, 50,000 शेयर है, नो कंसिडरेशन, इसको इसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो ये छोटा सा क्वेश्चन मैंने बनाया था अर्निंग पर शेयर का। और डिल्यूटेड डिल्यूटेड अर्निंग का मतलब, पहले तो अर्निंग पर शेयर बड़ा सिंपल से है कि जितनी भी आपकी अर्निंग हो रही है, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे, अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। और डिल्यूटेड अर्निंग्स किसे कहेंगे, जितनी भी आपकी अर्निंग्स हो रही है और आपने जो भी कैलकुलेशन करी है ऑप्शन प्राइस वगैरह पे उनको एम्प्लॉयज को कुछ शेयर्स दिए हैं, उससे कैलकुलेशन करके नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो जाएंगे, उससे डिवाइड कर दोगे अर्निंग्स को, तो आ जाएगा डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर।
ये टॉपिक खत्म हुआ। अब आते हैं थोड़ी सी एक एक्टिविटीज पे, और इसकी एंट्री मैंने टैली प्राइम में करते दिखाई है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो हमारे पास ये 10 एंट्रीज हैं। इनको हमने बताना है और साथ में एंट्रीज करते हुए मैंने दिखाया है कि इनमें से कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, और कैश इक्विवेलेंट्स है। तो देखते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स यानी कि सन्डी डेटर से हमारे को कैश मिला है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्यों है? क्योंकि ये बिजनेस का हमारा ऑपरेशन है, हम इसी में डील करते हैं, सेल परचेज में। और जब हम सेल करेंगे सन्डी डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे, उनसे जो पैसा रिसीव होगा वो ऑपरेटिंग का। मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो आपने मार्केट में पैसा जमा कर रखा है, सिक्योरिटीज खरीद रखी है, तो वो क्या है? एक तरीके से कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के बराबर है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के बराबर क्यों होती है? क्योंकि इमीडिएटली उसको हम बेचकर कैश रिसीव कर सकते हैं, इसलिए वो कैश के बराबर है, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी है मैंने, एफडी या कुछ भी, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अगर मैंने कोई लोन लिया है, लॉन्ग टर्म लोन लिया है, उधार लिया है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। फाइनेंसिंग ऐसा पता चला है, बोरिंग्स वगैरह। वेजेस एंड सैलरीज पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, क्योंकि इसके बिना आप बिजनेस नहीं कर सकते, और जिस चीज में बिजनेस डील कर रहे हो वो सब चीजें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्यों है? क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड है। फाइनेंस से रिलेटेड लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, डिवेंचर्स, ये सब चीजें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती है। परचेज ऑफ गुडविल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होगी। जैसे गुडविल हमने परचेज करी है, इन्वेस्टमेंट है, ऐसे ही हमने इन्वेस्टमेंट परचेज करे, इन्वेस्टमेंट भी हमारी इन्वेस्टिंग है, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज है। एंट्री डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इक्विटी शेयर्स पर अगर आप डिविडेंड पेमेंट करोगे तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, अगर हम कहीं पैसा डिपॉजिट करेंगे शॉर्ट टर्म, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होगी। अंडरराइटिंग कमीशन पेड ऑन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अंडरराइटिंग कमीशन पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा, ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सिर्फ वही चीज आएगी जो बिजनेस में ऑपरेट करना जरूरी हो जाता है आपके लिए, हर साल के लिए। ठीक है। अंडरराइटिंग कमीशन पेड तभी करे जाएंगे जब हम अंडर शेयर्स को इश्यू करेंगे अंडर राइटर्स के थ्रू। और देखते हैं इसकी एंट्रीज वगैरह कैसे बनाई है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहली थी कैश रिसीव फ्रॉम सन्डी सन्डी ट्रेड रिसीवर्स। तो कैश अकाउंट डेबिट सन्डी डेटर्स अकाउंट। मैं इसको एंट्रीज क्यों बना रहा हूँ आपकी साथ में बताना चाहूंगा कि भाई क्यों बता रहा हूँ। पहले बना देता हूँ 15,000 रुपए की। तो कैश ये वाली नहीं है, 50,500 की है। तो कैश रिसीव करा हमने सन्डी डेटर्स से। सन्डी डेटर्स के अंदर डाल दिया, अंडर हेड में हमने सन्डी डेटर्स। ठीक है फ्रेंड्स। और ये होगी हमारे पास कैश रिसीव की एंट्री, रिसीव्स में दिखा दी हमने सन्डी डेटर्स की। अब आ जाते हैं दूसरी एंट्री, आप चेक लीजिए, मार्केटेबल सिक्योरिटीज परचेज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो हमने मार्केटेबल सिक्योरिटीज अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट 2,50,000 रुपए की मार्केटेबल सिक्योरिटीज परचेज करी है। तो पेमेंट करी है हमने कैश से मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज हमारी क्या है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज हमारी इन्वेस्टमेंट है। ये गलत हेडिंग करी हुई है, ठीक है। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इसलिए मैं चेक करता हूँ कि गलत तो नहीं है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज हमारी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आ गया इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट। ये इन्वेस्टमेंट कौन सा है? थर्ड थर्ड परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट। तो हमने ये इमेजिनरी फिगर ली है, ध्यान रखना, कोई एक्चुअल फिगर नहीं है ये। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये पेमेंट करिए इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टमेंट की। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट में चले जाना चाहिए, गया हुआ है, और पेमेंट करी हुई है हमने, और हमारे पास ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज थी। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट में कैश अकाउंट डेबिट और लॉन्ग टर्म लोन्स। ये लोन दिए थे फोर्थ वाली एंट्री में। आप आ जाइए फोर्थ वाली एंट्री, प्रोसीज फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लोन लिए थे हमने, तो ये लोन की एंट्री बना दी, कैश अकाउंट डेबिट और लॉन्ग टर्म लोन्स। ये बैंक से कर सकते थे, मैंने इसको कैश से कर दिया है 32,650 रुपए का, ठीक है। तो इसका रीजन मैं भी बताऊंगा कि क्या हुआ, बैलेंस शीट दिखाऊंगा। कैश अकाउंट डेबिट और लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन्स, लोन्स लाइबिलिटीज में चले गए, ठीक है, लोन लाइबिलिटीज में चले गए। और अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री कौन सी है हमारी। सैलरी वेजेस अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट, यहाँ देखिए फिफ्थ एंट्री, वेजेस एंड सैलरीज पेड। वेजेस एंड सैलरी पेड,
तो हम क्या करेंगे, सेल्स एंड वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 रुपए की, सेल्स एंड वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सेल्स एंड वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 रुपए की हमने पेमेंट करते हुए दिखा दी। ठीक है, सेल्स एंड वेजेस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में चला गया है ये। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम कैश अकाउंट डेबिट टू पीएनबी। ये क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू पीएनबी, सिक्स एंट्री बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट है तो इसकी कुछ भी एंट्री बना सकते हैं ना, हमने किसी को पेमेंट करी है ओवरड्राफ्ट से, या कुछ भी मैंने यहाँ बना दिया कि बैंक ओवरड्राफ्ट है तो मैंने कैश विड्रॉ करा है बैंक ओवरड्राफ्ट से। ठीक है, तो मैंने कैश विड्रॉ करा है बैंक ओवरड्राफ्ट से, तो 6 एंट्री मैंने बनाई कैश अकाउंट डेबिट टू पीएनबी। पीएनबी हमारा ओवरड्राफ्ट बैंक है और हमने 15,000 रुपये बैंक से निकाले हैं, तो इसकी एंट्री बनेगी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री कैश अकाउंट डेबिट पीएनबी। पीएनबी हमारे पास बैंक ओडी में चला जाएगा। ठीक है, ओडी इज इक्वल टू नॉन लायबिलिटीज। ठीक है, ओवरड्राफ्ट में सेविंग बैंक में नहीं जाएगा। अब आ जाइए आप सेविंग एंट्री में गुडविल अकाउंट डेबिट पीएनबी। आप पीछे देखिए, आप 6 एंट्री बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद 7 एंट्री परचेज ऑफ गुडविल। अब परचेज ऑफ गुडविल करा है मैंने, तो यहाँ पे मैंने गुडविल अकाउंट डेबिट पीएनबी क्यों करा, क्योंकि मेरा ओवरड्राफ्ट अकाउंट खुल गया था तो मैं उसी से पेमेंट करता हुआ दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप पहले एंट्रीज में दिखा सकते हो, लेकिन जब ओवरड्राफ्ट अकाउंट नहीं खुला तब तब से मैंने नहीं दिखाया। तो 60,000 रुपये मैंने दिखाया है गुडविल को पीएनबी के थ्रू पेमेंट करते हुए। पीएनबी हमारा पीएनबी हमारा बैंक ओडी है और गुडविल हमारा फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, तो ये होगी हमारी ईयरली एंट्री, पेमेंट करते हुए दिखा दी। एंट्री डिविडेंड अकाउंट डेबिट पीएनबी, देख लेते हैं ये एट्थ वाली एंट्री कौन सी है। एट्थ वाली एंट्री है फ्रेंड्स, एंट्री डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर पे डिविडेंड पेमेंट करा गया है शेयर होल्डर को, तो हमने एंट्री डिविडेंड अकाउंट डेबिट पीएनबी 25,000 24,315 पीएनबी से एंट्री डिविडेंड पेमेंट करी है। इन्वेस्टमेंट नहीं है ये, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है ये, डिविडेंड पेड। ठीक है, जो जो यहाँ पे गलत है मैं उसको क्लियर करते हुए आपको दिखा रहा हूँ। नाइन्थ है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट टू पीएनबी। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, ये नाइन्थ वाली एंट्री कहाँ से आई देखते हैं। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट सिंपल सी बात है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट ना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को ही ले रखे हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ले रखे हैं तो हमने उसको शॉर्ट टर्म डिपॉजिट टू पीएनबी 30,000 रुपये दिखा दी है। मैं बैंक से क्यों दिखा रहा हूँ मैं अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ आपको। पीएनबी के थ्रू हमने शॉर्ट टर्म डिपॉजिट ले लिया, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट हमारा। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, पीछे आइए। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है ना। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। टैली में हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिख रखा है तो इसका आपको इन्वेस्टमेंट में दिखा होगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है तो इन्वेस्टमेंट में दिखा होगा। ये हो गए पेमेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट परचेज करके शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हम लास्ट एंट्री पे, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू पीएनबी। ये कौन सी एंट्री है, टेंथ वाली है। अंडर राइटिंग कमीशन पेड, सिंपल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। अंडर राइटिंग कमीशन पेड, तो 10th वाली है अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू पीएनबी 61,000 रुपये, 61,000 रुपये की। ठीक है, अंडर राइटिंग कमीशन हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सही है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में दिखा रखा है। तो फ्रेंड्स, ये होगी हमारी सारी एंट्रीज कंप्लीट। अब हम देखते हैं कि इसका इफेक्ट और इसका क्या क्या चीज निकल कर आती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंट्री डिविडेंड है, सेल्स एंड वेजेस है, अंडर राइटिंग कमीशन है, ये एक्सपेंस है। क्लियर। अब बैलेंस शीट में हमारे पास एक सबसे चीज आई थी, फिक्स्ड एसेट में गुडविल, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट भी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और ये बैंक ओडी, बैंक ओडर खरीदा ना, बैंक ओडी के थ्रू हमने इतनी पेमेंट कर दी है, बैंक ओडी होगी। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन लिया था इसने, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और सन्डी डेटर्स से इसे रिसीव हुआ था, और कैश इन हैंड, ये कैश इन हैंड तो कुछ भी आ सकता है इस केस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो, आज कंप्लीट। और आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि मैं अकाउंटेंट्स फ्रेंड्स के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। और जो अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं और जो ऑलरेडी अकाउंटेंट है, वो वीडियो देखिए आप। टैली, अकाउंटिंग, ऑडिट, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, पीपीएफ, ईएसआई से रिलेटेड और कस्टम से रिलेटेड वीडियो लेकर आता हूँ, ताकि आपकी अकाउंटिंग की कमांड अच्छी से अच्छी होती चल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।